एनईपी फोर्थ सेम के बीकॉम के बच्चों के लिए इस बार नाटक रखा गया है जिसका नाम है जादू का कालीन। इस नाटक में राजनीतिक प्रशासनिक भ्रष्टाचार के पूरे तंत्र को खोलने वाला बच्चों की चीख सा दर्दनाक नाटक जो है जादू का कालीन ऐसा एक पेज है जहां सब मिलकर हमारी निर्ममता को बेनकाब करते हैं। इसमें पात्र बच्चे हैं पर नाटक वयस्कों के लिए है क्योंकि वही है जिन्हें इस निर्ममता का प्रतिकार करना है। यह एक नाटक होने के कारण इसे मंच के ऊपर खेला जाता है। इस नाटक के ज़रिए हमें देश में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या के साथ ही साथ बच्चों की काम करने वाले जो स्थिति है उस और उनके ऊपर होने वाले जो शोषण है उसका भी चित्रण किया गया है। इस नाटक के प्रथम दृश्य में कुछ ऐसे पात्र आते हैं जिनका नाम है संतो, दादी, माई, रमई, केशो, दलाल 1, दलाल 2, केशो का बाप, केशो की माई। तो ये सब कुछ प्रथम दृश्य के पात्र हैं। तो यह नाटक ऐसे शुरुआत होता है कि नाटक के आरंभ में दादी चक्की चलाते हुए अपनी पोती संतो को कहानी सुनाती रहती है कि चंपाद्वीप की राजकुमारी हंसती है तो उसके मुंह से फूल झरते हैं और रोती है तो उसके आँखों से मोती गिरते हैं। तो नादानी से संतो पूछती है कि तब तो वह राजकुमारी कितने सारे मोतियों को इकट्ठा करके रखी होगी। उसकी दादी समझाती है कि वह तो राजकुमारी है, उसे उसके पास तो कितने सारे संपत्ति भरा पड़ा है, उसे इन मोतियों से क्या ज़रूरत, और वह तो खुशी से जीवन बिताती है, तो रोने की नौबत ही क्यों आएगी। इसी बीच में संतो की माई सिर पर गट्टर लादे अंदर आती है और गट्टर को चबूतरे पर पटक कर सीधा अंदर आते ही संतो की पीठ पर मारती है और डांटती है कि हर समय कहानियाँ ही सुनती रहती है, घर का काम दाम कुछ नहीं करती। संतो को कल से लकड़ियाँ लाने के लिए कहते हुए वह सड़क कूटने के लिए जाने वाली जो बात है उसे भी सुनाती है। सालों से बारिश न होने के कारण सूखा पड़ा हुआ था। गांव में रहने वालों की दशा ऐसी ही होती है। उन लोगों के लिए बारिश ही सब कुछ है। अगर बारिश नहीं हुई तो उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। ऐसे ही संतों की माँ सड़क कूटने के लिए कल से जाने के बारे में सोची रहती है। उसका पति रमई आकर कहता है कि इस साल सड़क नहीं बना रहे हैं। ठेकेदार ने सब लोगों को वापस लौटा दिया। कारण पूछने पर ठेकेदार ने कहा था कि पिछले साल बनाया हुआ सड़क तो ठीक ठाक है, तो नई सड़क नहीं बनेगी। यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या को दिखाया गया है। संतों की माई और रमई कहीं दूसरे जगह पर ही काम करने के बारे में सोचते रहते हैं और संतों को फिर से माई याद दिलाती है कि उसे कल से लकड़ियाँ चुनने के लिए जंगल जाना ही है। इस बात से नाराज़ होने वाली दादी वह खुद जंगल जाकर लकड़ियाँ चुनकर लाने की बात कहती है और यह भी कहती है कि किस तरह वह पाले के समय में सिर्फ 2 घंटों में ही 4 दिन के लिए होने वाले लकड़ियों को लाया करती थी। तो इस बात पर माई समझाती है कि अब पहले के जैसा दिन नहीं रहा। लकड़ियाँ चुनने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है और यह भी समझाती है कि ठेकेदारों ने जंगल के पेड़ों को काटने से मना किया है, क्योंकि अगर कोई भी वहाँ पर आम आदमी पेड़ पर चढ़ा हुआ दिखा तो उसे जुर्माना भरने के साथ पिटाई भी पड़ सकती है। रमई भी समझाता है कि अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। जंगल की लकड़ियों से ही शहरों में बड़े बड़े मकान और कारखाना बनना है। यह सब उनकी राजनीति का मसला है, जो आम लोगों के लिए एक, अमीर लोगों के लिए और एक है। दादी संतों को सांत्वना देती है कि जंगल जाने से फ़ायदा ही है। उसे समझाती है कि वहाँ का पानी, हवा बहुत अच्छा होता है
और उसे यह भी कहती है कि जंगल में मिलने वाले कुंदरू, बेरी और खैर सब जमा करके लेकर आए, उससे वह चटपटा अचार बनाएगी। ऐसे प्यार करते हुए फिर से कहानी सुनाने लगती है कि किस तरह चंपाद्वीप की राजकुमारी को दैत्य आकर उठा ले गया था और उसे छुड़ाने के लिए गडरिये का लड़का जंगल गया हुआ था। दादी गाना भी गाने लगती है कि देश की सभी संपत्ति विदेश के लोग लेकर चले गए, जिसके वजह से कृषक लोगों की स्थिति दीन है। संतो जंगल से खाली हाथ आई हुई देखकर माई और रमई पूछते हैं कि लकड़ी क्यों नहीं लाई, तो वह रोते हुए समझाती है कि ठेकेदार ने उसे लकड़ी उठाने ही नहीं दिया और मार कर भगा दिया। माई और रमई को कहीं भी काम नहीं मिला था, वे लोग सोच में पड़ गए थे। इसी बीच केशव का बाप आकर कहता है कि गांव में कारखाने वाले आए हैं और सब लोगों को मूड़ी बांट रहे हैं। कारखाने के दलाल खैरपुर से आए होते हैं। गांव वालों के बच्चों को ले जाने के लिए अब दलाल लोग रमई के द्वार के पास आते हैं, तो रमई कहता है कि उसका कोई बेटा नहीं है, सिर्फ उसकी एक बेटी है, उसी को वे लोग ले जा सकते हैं। दलाल लोग पहले तो संतों की उंगलियों को पतली है कहकर मना कर देते हैं, बाद में 80 रुपया देकर उसे भी ले जाने की बात कहते हैं। केशव की माँ और संतों की माँ और दादी अपने बच्चों को बेचने के खिलाफ रहते हैं, लेकिन उसके पिता बेच देते हैं। केशव को 100 रुपयों में उसके पिता ने उसे बेच दिया था। वहाँ की परिस्थिति से अनजान रहने वाले बच्चे कालीन बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दलाल लोग भी कालीन को डॉलर देश में भेजा जाएगा, वे लोग खूब डॉलर देंगे और आप लोगों के बच्चे काम भी सीखेंगे और भरपेट खाना भी खाएंगे। इन सब बातों को सच मानने वाले अपने बच्चों को पैसे लेकर बेच देते हैं। पहले तो संतो भी डरती रहती है कि माई और दादी को छोड़कर कैसे जाए, लेकिन केशव पास आकर उसके हाथ पकड़कर कहता है कि मैं भी चलूँगा, तू भी चल। ऐसे कहते हुए वह गाने के लिए शुरू कर देता है। डॉलर का देश है, जादू का देश है, परियों का देश है, जादू की छड़ी घुमाएंगे तो सब कुछ जादू सामने आ जाएगा। ऐसे उसे गाने के ज़रिए से मना लेता है और इस तरह यह दृश्य समाप्त होता है।